नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम राजव्यवस्था के आगे की कड़ी में वॉल्यूम 15 पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम 15 में कल हमारा टॉपिक था, कल 14 में हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक था, जिसको हमने राजव्यवस्था में शुरू किया था। तो 14 में हमने राष्ट्रपति का कल सामान्य परिचय और उनकी स्थिति के बारे में हमने ब्यौरा दिया और हमने बताया कि राष्ट्रपति का पद बड़ा है। राष्ट्रपति का पद बड़ा है तो उसका टॉपिक भी क्या है, बड़ा है, तो वो कई वॉल्यूम में कई पार्ट्स में आएगा। तो कल हमने राष्ट्रपति का पार्ट ए पढ़ा था और आज हम राष्ट्रपति का पार्ट बी पढ़ रहे हैं, बी। और ए में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का सामान्य परिचय और साथ में हमने राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पढ़ रहे हैं कि संविधान में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए, राष्ट्रपति का टॉपिक आज का है, इसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य अपन को पढ़ना है। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान का भाग कौन सा है, 5, और 5 का अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है। दोस्तों, पूर्व की क्लास आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि 63 से 70 तक आपका उपराष्ट्रपति है। 63 से 70 तक क्या है, उपराष्ट्रपति, जो हमने पूर्व की क्लासों में राज्यसभा सभापति के रूप में डिस्कस किया था। तो हमारा टॉपिक है संवैधानिक परिप्रेक्ष्य 52 से 62, 52 से 62 टॉपिक है। बोलो, क्लियर है? तो आपने देखा हो तो हमने पूर्व की क्लासें और भी देखें तो सबसे पहले भाग 1 में हमारे भारत और उसके राज्यों के बारे में बात हुई थी। भारत और उसके राज्यों के बारे में बात हुई थी। भारत और उसके राज्यों के बारे में बात करें तो भाग 1 था, अनुच्छेद 1 से 4 था। बाद में हमने बात की भाग 2, तो भाग 2 में नागरिकता थी, अनुच्छेद 5 से 11 तक था। बाद में हमने कहा नागरिकता के बाद लोगों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकार थे, वो भाग कौन सा था, 3, उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक था। बाद में हमने कहा लोगों के विकास के लिए नीतियां बनेगी, तो नीति निर्देशक तत्व भाग कौन सा था, 4, तो उसमें अनुच्छेद आपका 36 से 51 था। और फिर हमने बोला कि मूल कर्तव्य 51 क भाग 4 क में थे। तो स्वाभाविक सी बात है, अब केंद्र सरकार आ गई भाग 5 में। भाग 5 और भाग 5 में जो केंद्र सरकार में सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद 52 से क्या है, 62, और उपराष्ट्रपति का पद 63 से क्या है, 70। इस प्रकार से हम 52 से 62 का डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिएगा, 52 में भारत का राष्ट्रपति है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो कौन से अनुच्छेद में दिया है, 52 में। 53 में दिया है कि संघ मतलब केंद्र की, संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्य करने की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक नियमों के अनुकूल अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। राष्ट्रपति, मैंने आपको बोला कि सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति सारी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक नियमों के अनुकूल कराएगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि वो संविधान का हेड है, तो संविधान के नियमों के अनुकूल कराएगा। और किससे कराएगा, अपने सबॉर्डिनेट्स के माध्यम से कराएगा। तो मैंने कल का टॉपिक में राष्ट्रपति की कार्यपालक पावर बताई थी, तो मैंने कहा सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। इसलिए मैंने कहा कि वो जितनी भी संवैधानिक है वो वैधानिक सारी नियुक्तियां करता है और वो सबॉर्डिनेट्स उसका काम करते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है, 53, संविधान, राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति, समझ गए, संघ की कार्यपालक
शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। 52 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, निर्वाचक मंडल करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का संबंध है निर्वाचन से, नियुक्ति से, मनोनयन से, ऐसे दे देता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और वो एक निर्वाचक मंडल करता है। अब हम बोलेंगे निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, बोलो, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो कल हमने बताया था राष्ट्रपति गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब है राष्ट्रपति जनता का अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ क्या है, प्रतिनिधि है। तो हमने कहा कि पहला वोट हम किसको देते हैं? एमएलए को। एमएलए से क्या बनती है? विधानसभा। और फिर विधानसभा वाले वोट किसको देते हैं? राज्यसभा को। किसको देते हैं? राज्यसभा को। तो विधानसभा के प्रतिनिधियों के वोट से विधानसभा के वोटों से क्या बनती है? राज्यसभा। फिर हम दूसरा वोट हमारे क्षेत्र में किसको देते हैं? एमपी को। एमपी से क्या बनती है? लोकसभा। इस प्रकार से कितनी संस्था होगी? लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, ये इनके निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। साथ में दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी, क्योंकि हम बोलते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानसभा के साथ साथ हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें भी कुछ में विधानसभा है। तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे, ये बात लिखी हुई है। अब मैं दोस्तों एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आगामी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, आगामी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें क्या है, मतलब एक चीज और जुड़ सकती है, क्योंकि हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक कौन सा? लद्दाख। अब लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा नहीं है, और जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानसभा का भी प्रावधान है, जैसा दिल्ली और पांडिचेरी में है। अतः अपना आगामी चुनाव होगा, अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आगामी जो चुनाव होगा उसमें सामान्यतः प्रस्तावित कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा का प्रावधान होगा। तो यह मैंने गोला इसलिए लगाया कि आगे, अभी नहीं, आगे। तो बोलो, एक बार बात कर रहे हैं, फिर राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। अब आया 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? निर्वाचन का तरीका, निर्वाचन का तरीका। तो 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अब ये प्रणाली क्या है, जो हम अगली क्लास में निर्वाचन पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे। निर्वाचन इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कई परीक्षाओं में तो निर्वाचन, जैसे फर्स्ट ग्रेड में तो साफ साफ निर्वाचन और आपातकाल ही दे रखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और कौन सा? आपातकाल। देखो दोस्तों, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हर परीक्षा में अलग अलग पार्ट है, अपन ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो वो सारी परीक्षाओं में काम आएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका कौन से अनुच्छेद में है? 55 में। अब है अनुच्छेद कौन सा? 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। पद ग्रहण से कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। समझ गए? तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। और इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया आदि के द्वारा भी उसका पद, महाभियोग अगर उस पर पारित हो जाता है तो भी पद रिक्त हो जाता है। इसके अलावा मृत्यु वगैरह की स्थिति में भी पद क्या होता है? रिक्त होता है। तो मैंने क्या बोला? बोलो,
राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 56 का मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। इसके अतिरिक्त निम्न परिस्थिति में रिक्त हो सकता है। अगर उनकी मृत्यु आदि हो जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तब उपराष्ट्रपति उस राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और इसके अलावा वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकता है। इसके अलावा उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो वो त्यागपत्र अपना किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उनके अनुपस्थिति में काम भी कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया ये कार्यकाल है। अब है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में दे रखा? 57 में। कौन से में? 57। तो देखिए, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है, लेकिन कितनी बार होता है ये भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है। कितनी बार होता है ये भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है। कितनी बार से तात्पर्य दोस्तों देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रपति का, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है 2 बार, 3 बार, 1 बार और निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें निम्न में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि कितनी बार का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दे रखा। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी? तो वो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा और लोकसभा सदस्य बनने की उसकी योग्यता होगी। लोकसभा सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये 3 बातें तो उनकी अर्हताएं होगी। एक निर्भरता है कि वो किसी लाभ के पद को धारण नहीं करता हो। लाभ का पद यानी जिसके माध्यम से वो लाभ नहीं कमाता हो, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में किस किस को लाभ का पद नहीं माना गया है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उस समय वो उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है या कोई मंत्री है, तो वो ये लोग उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये लोग मंत्री, ये लाभ के पद में नहीं आएंगे, लाभ के पद में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये आपका हो गया राष्ट्रपति की पद की योग्यता। अब राष्ट्रपति पद की नियोग्यताएं बोल सकते हो या कुछ शर्तें बोल सकते हो। तो वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 59। कौन सा है? 59। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो माना जाएगा। मतलब राष्ट्रपति जब चुना जाता है तब वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। और जो ही वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। दूसरी बात है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद मैंने बता दिया, लाभ का पद धारण न करता हो। और मैंने कहा उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और आपका कौन सा मंत्री वगैरह ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते। जैसे हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, तो रामनाथ कोविंद जी इससे पूर्व उस समय बिहार के राज्यपाल थे। समझ गए? तो देखिएगा। और अगली बात इसमें दे रखा है कि हमारी दूसरी अनुसूची है, संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची में तो भारत और उसके राज्यों का वर्णन है, बाद में दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का उल्लेख है और तीसरी में उनके शपथ का उल्लेख है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरी अनुसूची में जो उल्लेखित वेतन भत्तों का यह अधिकारी होगा, बिना किराए का इनके पास मकान होगा, अनेक प्रकार के भत्ते होंगे, इनका वेतन प्रतिमाह कितना रुपया होगा? 5 लाख रुपया होगा। कितना रुपया होगा? 5 लाख। तो ये अनुच्छेद कौन से में दे रखा है? 59 में। कौन से में? 59। 59 मतलब 59। अब आता है 60। कौन सा? 60। 60 में दे रखा है राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेगा? शपथ तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा और वो शपथ संविधान की और साथ में जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेगा। लेकिन दोस्तों देखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इस अनुच्छेद में, राज्यपाल का अपने अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का अपने अनुच्छेद कौन से में? 60 में है। इसका तीसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। एक बार RS 2013 के परीक्षा में प्री में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो हम सामान्यतः देखते हैं तो
तीसरी अनुसूची में सारी शपथ का उल्लेख है, तो अपन सोचते हैं भाई तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ दे रखी है, इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में न दे करके अपने आप में अलग ही दे रखी है 60 में। किस में? 60 में। तो मैंने क्या बोला, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, किसके समक्ष लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर वो अनुपस्थित है तो किसके सामने लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। क्या किस चीज़ की शपथ लेगा? तो संविधान की शपथ लेगा, जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेगा। आगे 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होगी। इम्पीचमेंट कैसे होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। और 62 में होगा कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उस समाप्ति से पूर्व अगले राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाते हैं, यानी वो पद रिक्त नहीं रहता। इसके अलावा बोलते हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी मृत्यु आदि से खाली हो जाता है तो 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक है। और इस दौरान उस पद को सुशोभित कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति उस पद को सुशोभित करेगा। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो 62। तो दोस्तों देखते हैं, तो इसमें 52 से 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो एक बार मैं शॉर्ट में बोलूँगा। 52 में भारत का राष्ट्रपति है। 53 में समस्त कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करेगा। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। 58 में उसके पद की योग्यताएं हैं। 59 में उसकी पद की निर्योग्यताएं और कुछ शर्तें हैं। और 60 में उसकी शपथ है। 61 में उसका महाभियोग है। 62 में राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। और बाद में आगे मैंने बताया कि 63 से 70 तक आपका उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने राष्ट्रपति के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसका हम पार्ट सी लेके आएंगे, जिसमें एक बड़ा टॉपिक होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसका महाभियोग कैसे होता है। उसके बारे में हम डिटेल अगली क्लास में वॉल्यूम 16 में करेंगे। तो वॉल्यूम 16 का पार्ट सी, उसमें निर्वाचन और महाभियोग के बारे में उल्लेख होगा। तो ये अपनी राष्ट्रपति के बारे में बात थी। तो दोस्तों डेली आप देखें और डेली देख करके इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं और साथ में आपका सब्सक्राइब भी करें। और डे रूटीन में देखोगे तो सारी पॉलिटिकल साइंस आपको समझ में आएगी। और इसी के साथ मैं आपसे आगे चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों। अब फिर हम कल मिलेंगे किस में? राष्ट्रपति का पार्ट सी और वॉल्यूम कौन सा? 16। तो नमस्कार दोस्तों।